हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं 14 चैप्टर, जिसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सेंटर का स्टेट के साथ किस तरीके से रिलेशन है, किस तरीके से इनके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये भी पार्ट सेकेंड का ही हिस्सा हुआ 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सी का मतलब सेंटर, दिस इज सी मीन सेंटर, दिस स्टेट। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है: लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल रिलेशन। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जुडिशियल रिलेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से एक कॉमन हम लिखते हैं तो लेजिस्लेटिव भी हो गया, फिनेंशियल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो गया, जुडिशियल भी हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो उसका ऐसा नहीं है कि सेंटर और स्टेट का उन पर कोई अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जुडिशरी नहीं होगा। ओके, सो तीन हिस्सों में डिवाइड होगा: लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, लेजिस्लेटिव रिलेशन से। यहाँ आपको देखने को मिलेगा पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। यहाँ पर चार हिस्सों में इस लेजिस्लेटिव रिलेशन को डिवाइड किया गया है। एक जो होगा टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि सेंटर और स्टेट इन दोनों के द्वारा जो बनाए हुए कानून है या एक्ट हैं या जो भी लॉ है, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा, यानी कि वो कहाँ तक मान्य होगी, किस टेरिटरी में वो मान्य होगी। तो जैसे कि सेंटर है, सेंटर पूरे ऑल इंडिया के लिए कानून बना सकता है, लेकिन स्टेट जो है वो सिर्फ अपने विद इन जो उनकी टेरिटरी है, यानी कि स्टेट जो है उसके अंदर के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, सेकंड है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता होगा कि हमने शेड्यूल 7 पढ़ा हुआ है। तो शेड्यूल 7 में हम पढ़ा है कि इसमें सेंटर लिस्ट होता है, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट होते हैं, फिर कंकरेंट लिस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक रेसिडुअल लिस्ट भी होता है जिसमें सेंटर कानून बनाता है। तो यहाँ पर वो डिवीज़न हम देखेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, यानी कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो है स्टेट के सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकता है। कब बना सकता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक बताई गई है, जब राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास करती है, तब बना सकता है। खैर हम उसको देखेंगे। और सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, जैसे कि हम इमरजेंसी लगता है तो हमें पता है कि 352, 356 एंड 360, तो ये सब इमरजेंसी के टाइम पर भी सेंट्रल का कंट्रोल होता है स्टेट के लेजिस्लेशन पर। तो चलिए एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहला कि सेंटर और स्टेट का के लेजिस्लेशन का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा। तो जैसा ये है कि पार्लियामेंट ये पूरे इंडिया के लिए कानून बना सकती है, वहीं जो स्टेट होगी वो अपने स्टेट के लिए ही बस कानून बना सकती है। उसके लॉ जो होंगे वो बाहर स्टेट में अप्लाई नहीं होंगे। कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या होगा हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप कहीं भी बाहर रह रहे हो, यानी कि आउट ऑफ इंडिया में आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपका जो भी वेल्थ है, तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए जो कानून है वो उन पर भी लागू होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप इंडिया में हैं, आप कहीं यूएसए में रह रहे हैं, लेकिन सिटीजन हैं आप इंडिया के, तो यूएसए में आपकी जो प्रॉपर्टी है, इंडिया के बनाए हुए रूल, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए रूल, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूएसए में, वहाँ पर भी वो लागू होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, यानी कि अपने टेरिटोरियल से बाहर, अपने टेरिटरी से बाहर, यानी कि इंडिया से बाहर। ओके, यहाँ पर एग्जेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए कानून बना सकता है अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड लक्षद्वीप के लिए। ध्यान रखिएगा ये बस चार ही इंडियन टेरिटरीज हैं जिनके लिए प्रेसिडेंट पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए कानून बना सकता है। याद रखने का आसान तरीका है, क्योंकि ये आइलैंड्स हैं। इनके अलावा जो यूनियन टेरिटरी हैं, पुदुचेरी हुआ, चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, ये तो विद इन इंडियन टेरिटरी, मतलब कि ये लैंड पर है। ठीक है, तो आप इसलिए इसको याद भी रख सकते हैं। साथ ही साथ शेड्यूल 5
शेड्यूल 5 में जो स्टेट्स आते हैं वहाँ पर गवर्नर एम्पावर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि पार्लियामेंट का कौन सा एक्ट वहाँ पर लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, या फिर अगर करना है तो कितना मॉडिफाई करके करना है, ये गवर्नर डिसाइड करेगा। शेड्यूल 5 में कौन कौन सी स्टेट आते हैं ये आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार बता दूं आपको, इसमें आपको महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, ओडिशा, ओके, इसके बाद आपको आंध्रा एंड तेलंगाना, ये जो स्टेट्स होते हैं ये शेड्यूल 5 में आते हैं। ठीक है। शेड्यूल 6 की जहाँ तक बात है तो शेड्यूल 6 में 4 स्टेट आते हैं। इसमें हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 4 स्टेट में जो ये असम हुआ, यहाँ असम पर जो आप कहिए कि यहाँ पर जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नर की होती है, कि गवर्नर ये डिसाइड करेगा कि पार्लियामेंट का वहाँ पर लॉ लागू करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन असम को छोड़ के बाकी ये जो तीनों बचे, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर डिसाइड करने के लिए ये अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है बी केयरफुल हियर नो असम, यहाँ पर असम नहीं है, सिर्फ असम को छोड़ के ये जो तीनों बचे, इन्हीं मामले पर प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकता है। अदरवाइज असम के लिए गवर्नर ऑथराइज है डायरेक्शन देने के लिए, प्रेसिडेंट नहीं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, जैसा मैंने कहा कि 3 पार्ट में डिवाइड है। एक यूनियन लिस्ट होगा जिस पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पर स्टेट बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट होगा जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, और रेसिडुअल पावर जो होगा जिस पर पार्लियामेंट कानून बनाती है। ठीक है। अगर ओवरलैपिंग होती है, यानी कि जैसे कंकरेंट लिस्ट हो गया, तो कंकरेंट लिस्ट पर स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकती है, तो किसका कानून लागू होगा? अगर एक ही सब्जेक्ट पर 2 लोगों ने कानून बना दिया कंकरेंट वाले में, तो यहाँ पर यूनियन प्रिवेल होगा। ठीक है। यूनियन और स्टेट वैसे भी ओवरऑल यूनियन पूरी इंडिया के लिए बना सकता है, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट होता है दोनों के एक्ट में या दोनों के लॉ में, तो यूनियन का जो लॉ होगा वो ज़्यादा सुपीरियर होगा। ठीक है। नाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 5 सब्जेक्ट जो थे जिनको स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया, वो 5 सब्जेक्ट जो थे, ये एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स बट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम और हाई कोर्ट को क्यों निकाला गया? ध्यान रखिए कि इनको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका मतलब इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट और यूनियन दोनों, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कानून सिर्फ बनाता है पार्लियामेंट, स्टेट नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ पर जो 5th प्रोविजन है इसमें से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अलग रखा गया है। बाकी के जो कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट, उनके लिए कानून दोनों लोग बना सकते हैं। ठीक है। नाउ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, स्टेट के सब्जेक्ट्स में पार्लियामेंट कैसे बना सकता है? सबसे पहले व्हेन राज्यसभा passes a resolution during national emergency, when states make a request, and to implement international agreements, and during president rule। ठीक है। तो राज्यसभा कैसे बना सकती है? मैंने कहा कि यहाँ पर आपको 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो राज्यसभा में प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे उसमें से 2/3 ये रेजोल्यूशन पास करेंगे कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर कानून बनाना चाहिए, तो फिर कानून बना सकती है पार्लियामेंट। नेशनल इमरजेंसी आपको ये पता ही है, नेशनल इमरजेंसी में जो 352 लागू होता है, इसमें पार्लियामेंट कानून बना सकती है। साथ ही साथ जब स्टेट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स ये जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से कहें कि आप हमारे लिए कानून बनाइए, तो यहाँ पर पार्लियामेंट सेंट्रल स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी इन स्टेट के लिए, वो कानून सिर्फ इन्हीं स्टेट में लागू होगा जिन स्टेट ने रिक्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट पे लागू होगा। ठीक है। तो वैसे एक्ट को रिपील करने का, अमेंड करने का सारा जो अधिकार होगा वो पार्लियामेंट का होगा, क्योंकि कानून किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है। साथ ही साथ 5th इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए,
जैसे हमारे कई बाइलेटरल एग्रीमेंट करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, तो उनको लागू करने के लिए भी हम एक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल आपको पता है लगता है 356, तो इस समय भी जो होती है पार्लियामेंट वो स्टेट के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, बाकी क्या होता है प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी अच्छे से हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजन वाले चैप्टर में। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, सारी वही चीज़ें लिखी हुई है। ओके, हाँ, ये सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि सेंट्रल का स्टेट के ऊपर कंट्रोल क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर गवर्नर के पास ये पावर होती है कि गवर्नर स्टेट के द्वारा पास किए हुए बिल को होल्ड कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करके गवर्नर स्टेट के बिल को रोक सकता है और इसको रिजर्व कर सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। तो और कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जो प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही, एग्रीमेंट के बाद ही वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर में लाए जाते हैं। जैसे खास करके टैक्स से रिलेटेड जो बिल होते हैं, टैक्स कोई लगाना हो, कोई उसको रिपील करना हो, या फिर किसी टैक्स को अमेंड करना हो, तो ऐसे खास करके जो लॉ होते हैं वो प्रेसिडेंट के एग्रीमेंट के बाद ही स्टेट में लेजिस्लेचर में रखे जाते हैं। साथ ही साथ फिनेंशियल इमरजेंसी भी जब लागू होती है, तो इस समय भी जो फिनेंस से रिलेटेड बिल होते हैं उनको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कंट्रोल करती है सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर को। तो इसके मामले में सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कुछ प्रोविजंस हैं उनको भी हम देखेंगे, अभी आएगा सारा। ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आर्टिकल 256 से 263 में आएगा। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या हुआ? यानी कि सेंटर का एग्जीक्यूटिव पावर कितना होगा और स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर कितना होगा। ठीक है, सेकंड ऑब्लिगेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, थर्ड सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, cooperation between center and state, all India service, a public service commission, integrated judicial system, relations during emergency, other provisions and extra constitutional devices। चलिए एक करके देखते हैं हम। एग्जीक्यूटिव पावर, तो पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर होता है वो पूरे यूनियन लिस्ट पर होता है, जो स्टेट होते हैं उनका स्टेट लिस्ट पर होता है। ठीक है, साथ ही साथ अब आप ये भी देखेंगे कि अगर कोई ट्रिटी है या फिर एग्रीमेंट है जिसको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कह रहे थे या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी इनको कह लीजिए, तो यानी कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है तो उनसे रिलेटेड जो कानून होंगे वो भी कौन बनाएगा? वो भी पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, स्टेट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर स्टेट का अधिकार है। ठीक है, साथ ही साथ जो कंकरेंट लिस्ट होते हैं उस पर भी स्टेट का अधिकार होता है। ओके, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर दो रिस्ट्रिक्शंस हैं किसके ऊपर? ऑफ टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि एक स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके ऊपर दो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि स्टेट जो भी कानून बनाएगी वो कानून इस तरीके से होना चाहिए कि सेंटर के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार हो। ठीक है, यानी कि वो ऐसा नहीं हो कि सेंटर के द्वारा बनाए कानून को वो कॉन्ट्राडिक्ट करता हो या उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, टू इंश्योर द कंप्लायंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन द स्टेट। ठीक है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा काम एग्जीक्यूटिव पावर का यूज़ नहीं करेगी जिससे सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर में कोई हर्डल आए। ठीक है, या कोई परेशानी क्रिएट हो। एक चीज़ लेजिस्लेचर के मामले में भी हो गया कि ऐसा कोई कानून आपको नहीं बनाना है कि जो
पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के बीच में आए, यानी कि उसके कंप्लायंस में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से आपको यूज़ करना है कि सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव पावर के बीच में नहीं आए। ठीक है। साथ ही साथ आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन को हाईजैक कर सकता है, यानी कि अपने पास ले सकता है। तो वो सिचुएशन कब आती है, जब प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता है आर्टिकल 356 के तहत में। ठीक है। सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट, तो सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन भी दे सकता है किन मामलों में, फॉर द मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिकेशन बाय द स्टेट। साथ ही साथ जो रेलवे होती है तो स्टेट में रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए कानून ये डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को। साथ ही साथ जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बच्चे होते हैं इनको प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में प्रोवाइड की जाए, इसके लिए भी डायरेक्शन दे सकता है। साथ ही साथ अगर उस स्टेट में कोई शेड्यूल ट्राइब है तो उन शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए भी सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। सीधा चीज़ याद रखिए। तो क्या हुआ, एक हो गया कम्युनिकेशन, एक हो गया रेलवे, एक हो गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड एक हो गया शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए। ठीक है। नाउ म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे की सहमति के द्वारा हम चाहें तो अपना काम आपको दे दें और आप चाहिए तो अपना काम मुझे दे दीजिए। ठीक है। तो म्यूचुअल डेलीगेशन होता है। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, मान लीजिए कि जब प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई काम देना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो अगर प्रेसिडेंट ये काम करता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेगा। ठीक है। और कहेगा कि देखिए हम कुछ अपना काम यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को काम दिया जाएगा। या फिर अगर स्टेट का गवर्नर जो है वो कहे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम कुछ स्टेट का काम आपको देना चाहते हैं, आपको कर दीजिए, तो इस दो तरीके से भी दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर इन्वॉल्व है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन है कि अगर पार्लियामेंट जब कोई अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट को देना चाहती है तो यहाँ पर स्टेट का कंसेंट जरूरी नहीं है। ये ऑब्लिगेशन है स्टेट के लिए कि स्टेट को वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। और उसी तरीके से इसका जो अपोजिट साइड है वो सही नहीं है, यानी कि ये काम स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कहे कि जाके यूनियन गवर्नमेंट मतलब मैंने जो काम देना है मैं जो दे रहा हूँ तुम्हें करना ही है, तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पर वाइस वर्सा सही नहीं है, सिर्फ ये पार्लियामेंट के ही केस में सही है। अगर पार्लियामेंट चाहती है तो वो डायरेक्ट दे सकती है, आप ऑब्लिगेशन है स्टेट को मानने का, लेकिन स्टेट के साथ ये रूल लागू नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्ट पार्लियामेंट या डायरेक्ट स्टेट लेजिस्लेचर ये रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर करते हैं, ये गवर्नर है, तो यहाँ पर स्टेट और गवर्नमेंट का या फिर यूनियन गवर्नमेंट का कंसेंट जरूरी है। ठीक है। ये समझ रहे हैं ना आप। जब प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट से तो स्टेट गवर्नमेंट अपना सहमति देगा तब वो दिया जा सकता है। अगर गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से तब वो दिया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर कंसेंट जरूरी है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर यहाँ पे शामिल ना हो, सीधा पार्लियामेंट ही जाके स्टेट गवर्नमेंट से कहेगी कि मुझे ये काम तुमको सौंपना है, तुम ये काम करो, तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं बोल सकता, उसके कंसेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। नाउ कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी मतभेद हैं या डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कुछ भी मतभेद हैं, उनको दूर करने के लिए यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, जैसे कि इंटर स्टेट रिवर एंड
एंड वैली के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, इसके लिए भी एक प्रोविज़न रखा गया है। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, ये वाला आपको 262 के अंडर में आ जाएगा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है ना, वो 262 आर्टिकल के अंदर में आएगा। उसी तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल जो हो गया ये आर्टिकल 263 के अंडर में आएगा। तो ये जो रिवर वाला होता है इंटर स्टेट रिवर एंड वैली, इसमें आपने देखा होगा कि दो स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट जो होते हैं किसी रिवर के वाटर को लेकर उनका विवाद होता है, तो वो इसमें आ जाएंगे। इंटर स्टेट काउंसिल होता है, सेंटर स्टेट या डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कोई विवाद होती है तो यहाँ पे सुलझाए जाते हैं। ठीक है। साथ ही स्टेट्स के जो पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं वो पूरे स्टेट में लागू होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया यानी कि एक्ट्स, कोई उनका रिकॉर्ड है, चाहे वो जुडिशियल से रिकॉर्ड हो, रिलेटेड रिकॉर्ड, या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। ठीक है। तो ये सारे जो एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में ही लागू होंगे, ये हरियाणा के बाहर और भी दूसरे स्टेट्स में ये लागू होंगे। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सिविल मामले लागू होंगे। सिविल मामले, अगर कोई क्रिमिनल केस है या इनसे रिलेटेड, तो वो क्रिमिनल केस दूसरे स्टेट्स में लागू नहीं होगा, ये सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होता है। यानी कि अगर हरियाणा में कोई लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल जुडिशरी है, तो उसने कोई अपना ऑर्डर दिया तो वो मान्य होगा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए किससे? सिविल मामलों से, क्रिमिनल मामलों से नहीं। अगर वो क्रिमिनल मामलों से रिलेटेड है तब वो पूरे ऑल ओवर इंडिया दूसरे स्टेट में वो लागू नहीं होगा। ठीक है। नाउ अब यह है कि इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी पार्लियामेंट यहाँ पर कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिजाइनेट कर सकती है। तो क्यों है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स? ताकि जो इंडिया है इसके बीच में फ्री मूवमेंट हो पाए और लोग अच्छे से अपना व्यापार भी कर पाए, तो ये जरूरी है। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस, ये आपको पता है, IAS, IPS, IFS। IFS मतलब फॉर सर्विस, इट इज़ नॉट फॉरेन सर्विस। ठीक है। तो ये होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन ये काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ऐसा क्यों किया जाता है? एक तो यूनिफॉर्मिटी रहे सारा एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, इंफॉर्मेटिव देखने को मिले। साथ ही साथ स्टेट में काम करने के लिए ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड ऑफिसर्स होते हैं, तो इससे स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही साथ इससे स्टेट क्या होगा, वो सेंटर के साथ कोऑपरेशन भी करेगा। ठीक है। तो इसलिए इनको रखा गया है। अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो तो यह राज्यसभा के पास पावर होता है कि वो रेजोल्यूशन पास करे स्पेशल मेजोरिटी से, जो आर्टिकल 312 के तहत में आएगा। तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी, किसी नई ऑल इंडिया सर्विस को ला सकती है। पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके मेंबर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन हटाएगा कौन? केवल प्रेसिडेंट। उसी तरीके से ज्वाइंट स्टेट PSCs होते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट उनके लिए बना सकती है। और यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। या फिर अगर स्टेट गवर्नर रिक्वेस्ट करे प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर अप्रूव कर सकता है UPSC को स्टेट की कोई ज़रूरत हो पूरी करने के लिए। या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट ये कहें UPSC से कि आप हमारे लिए एग्ज़ाम लीजिए, रिक्रूटमेंट लीजिए हमारे यहाँ, तो इसके लिए भी प्रेसिडेंट उनको ऑथराइज कर सकता है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये आपको पता है कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, और उसके अंदर बहुत सारे, एक हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होते हैं। ठीक है। तो ये पावर किसके पास होता है बनाने का? ये पावर होता है पार्लियामेंट के पास बनाने का। ये पार्लियामेंट के पास ये भी पावर होता है कि यहाँ पर क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट को रख दिया जाए। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है, आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का, ये कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट। ठीक है। नाउ द रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज, तो 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी होगा, और 356
एंड 360। तो 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी होती है, हमें ये पता है कि किस बेसिस पे होती है। वॉर हो जाए, एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पर हो सकता है, या फिर आर्मी रेबलन के बेसिस पर हो सकता है। तो उस केसेस में भी सेंटर जो होती है स्टेट के लिए कानून बनाएगी। 356, कोई प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए किसी स्टेट में, राष्ट्रपति शासन, तो उस केस में बना सकती है। फिनेंशियल इमरजेंसी है तो यहाँ पर भी फिनेंस रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं सेंटर उस पर कानून बना सकता है। ओके, नाउ अदर प्रोविजंस। 355 imposes 2 ड्यूटीज ऑन द सेंटर। वो 2 ड्यूटी क्या है? पहला ड्यूटी है कि सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल अग्रेशन या किसी डिस्टर्बेंस से रक्षा करे, ठीक है, सेफ कर उसको बनाए रखे। साथ ही साथ ये इंश्योर करे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है नहीं, या फिर जो स्टेट ने गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग वो चल रही है नहीं। तो ये इंश्योर करना किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अगर कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस होता है स्टेट गवर्नमेंट में, तो यहाँ पर अगेन है क्या? गवर्नर रूल लग सकता है। तो गवर्नर मतलब क्या? प्रेसिडेंट रूल नहीं है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर यहाँ पर रूल करता है, ठीक है। तो यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, जैसे कि नीति आयोग था, सॉरी अभी है, एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। एक्चुअली क्या है, ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यानी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये बनाया जाता है, कुछ एक्ट पारित करके, कुछ स्टेटूटरी है, कुछ एग्जीक्यूटिव है। इससे क्या होता है कि सेंटर स्टेट के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं, उनको मिल बैठ के सुलझाने की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल रिलेशंस, अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट, फिनेंस कमीशन, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, बोरिंग बाय सेंटर एंड स्टेट, एंड इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज एंड इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज। चलिए इनको भी देखते हैं हम धीरे धीरे से। एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, तो सेंटर लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर टैक्स लगाने का अधिकार सेंटर का, स्टेट लिस्ट में जो भी है उस पर टैक्स लगाने का स्टेट गवर्नमेंट का, कंकरेंट लिस्ट में जो है उन पर दोनों का अधिकार है, और जो कुछ रेसिडुअल बचे हैं उस पर टैक्स लगाने का काम है पार्लियामेंट का। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेंटर स्टेट है उनका टैक्स लगाने पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? 4 तरीके रिस्ट्रिक्शन है। पहला, नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन द सेल एंड परचेज। किस चीज़ का? आउटसाइड ऑफ स्टेट। अगर स्टेट से बाहर, मान लीजिए ये कोई स्टेट है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपके स्टेट से बाहर अगर कोई सामान की खरीद बिक्री हो रही है तो वो स्टेट वहाँ पर टैक्स नहीं लगा सकता। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला हो तो यहाँ पर वो नहीं लगा सकता, ठीक है। तो यहाँ सब पार्लियामेंट लगाती है ना। चाहे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स हो, इस पर वो नहीं लगा सकता। साथ ही साथ कोई भी ऐसा टैक्स जो पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया हो कि आप इस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन पर भी लगाता है टैक्स, लेकिन यहाँ पर भी 2 एग्जेम्पशंस हैं। पहला एग्जेम्पशन, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सेंटर के द्वारा कंज्यूम की जा रही हो, या फिर सेंटर की कोई एंटिटी हो, जैसे कि रेलवे हो गया, तो रेलवे के ऑपरेशन के लिए, रेलवे की जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए, रेलवे के काम के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है तो उन पर भी स्टेट जो है उन पर भी टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। नाउ ये जो इंटर स्टेट वाटर बॉडी होती है ना, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, उसको स्टोर किया जा रहा है, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उस केस में भी यहाँ पर स्टेट जो है टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि ये पार्लियामेंट स्टेट को ये पावर देती है या नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर टैक्स स्टेट लगा सकते हैं। इंटर स्टेट वाटर बॉडी जो होती है, जैसे रिवर वगैरह है, एक से दूसरे स्टेट में बह रही है, तो बनाते हैं ना स्टेट सब, वहाँ पर डैम बनाते हैं, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया जाता है, तो ये सारा कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स रेवेन्यूज,
80 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इसके द्वारा और 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 इसके द्वारा टैक्स रेवेन्यू फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ये अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो 80वां ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2002, इसके में जो 10th फाइनेंस कमीशन था इसके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया और यहाँ पर 29% जो था शेयर फ्रॉम सेंटर ये स्टेट को दिया जाएगा, इसमें किया गया। साथ ही साथ 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 इसके द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसको कहते हैं 268A, जो कि सर्विस टैक्स से रिलेटेड था। ठीक है, और एक नया सब्जेक्ट भी जोड़ा गया यूनियन लिस्ट में। एंट्री 92C याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि सर्विस टैक्स था 268 के द्वारा एक जोड़ा गया नया यूनियन लिस्ट में, टैक्सेस ऑन सर्विस। ठीक है, तो सर्विस टैक्स पर लगाने का अधिकार किसका है? सेंटर का, लेकिन उसको कलेक्ट करना और अप्रोप्रिएशन जो है ये दोनों स्टेट और सेंटर दोनों कर सकते हैं। लगाएगा कौन? सिर्फ सेंटर, लेकिन उसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों का है। ठीक है, कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे टैक्सेस जो सेंटर द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट स्टेट और स्टेट के द्वारा किया जाता है, ये आर्टिकल 268 के अंदर में आते हैं। जैसे कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर जो इन सब पर जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, ये स्टैंप ड्यूटी लगाने का अधिकार सेंटर का है, लेकिन इसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करने का अधिकार सिर्फ स्टेट का है। ठीक है, साथ ही साथ इसके द्वारा जो भी एक्साइज ड्यूटी लग रही है किस पर? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस जिनमें अल्कोहल और नारकोटिक्स का यूज़ होता है। तो ऐसे मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन जिसमें अल्कोहल और नारकोटिक्स का यूज़ होता है, तो वहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार सेंटर का है, इकट्ठा करने का अधिकार, ऑपरेट करने का अधिकार स्टेट का है। नाउ द आर्टिकल 268A सर्विस टैक्स, इसके लगाने का अधिकार किसका है? सेंटर का, लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करने का अधिकार है सेंटर स्टेट दोनों का। ठीक है, तो जिस पर सेंटर लगा रही है टैक्स, उसको चेंज करने या अमेंड करने का भी अधिकार किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होगा। ठीक है, कुछ ऐसे जो कि लेविड लगाए और कलेक्ट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, लेकिन उनको स्टेट को दे दिया जाता है, वो आएंगे आपको 268 में, जैसे कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, साथ ही साथ जो कंसाइनमेंट्स होती हैं गुड्स की, ये इन सब चीज़ों पर जो टैक्स लगाया जाएगा, ये लगाएगा सेंटर, कलेक्ट भी करेगा सेंटर, लेकिन ये असाइन किया जाएगा किसको? स्टेट को। ठीक है, नाउ आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 में यहाँ पर अगेन सेंटर जो होगा वो लेवी एंड कलेक्ट करेगा, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर स्टेट के बीच में डिवीज़न होगा। तो इसमें वो टैक्सेस आएंगे जो अभी पहले यानी 268, 268A एंड 269 के अंडर में आए थे, उनको छोड़ के, साथ ही साथ 271 के अंदर में जो सेस या सरचार्ज लगाए जाते हैं उनको छोड़ के। ठीक है, तो 271 में सेस लगाया जाता है ना, सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, ये टोटल का टोटल सेस या सरचार्ज जो होता है, ये टोटल का टोटल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड नहीं होता या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। नाउ टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय द स्टेट्स, ये टैक्सेस जो है स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है, उनको कलेक्ट भी करती है और उसका यूज़ भी खुद ही करती है। ठीक है, यहाँ टैक्सेस के लिस्ट पड़े हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा आराम से वीडियो को पॉज करके। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ का मतलब ये होता है, ये ऐसे रेवेन्यूज़ हैं जो टैक्स लगा के नहीं आते। ठीक है, जैसे कि सेंटर को मिलता है पोस्ट या टेलीग्राफ के द्वारा, बैंकिंग के द्वारा, रेलवे के द्वारा। अब रेलवे से आप पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, पैसे देते हैं ना, ये तो इनकम ही है, रेवेन्यू है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्या है? टैक्स। ये टैक्स थोड़ी ना है। उसी तरीके बैंकिंग होता है, बैंकिंग में फ़ी देते हैं, वो टैक्स थोड़ी ना होता है। पोस्ट से कुछ भेजते हैं आप, तो ये सब क्या होता है? टेलीग्राफ जो होती है वो भी आप फ़ी देते हैं उसके लिए, तो ये टैक्सेस नहीं होते। ठीक है, तो ये इनको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। उसी तरीके से स्टेट के पास भी होता है इरिगेशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट PSEs जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होती हैं, स्टेट एंड लैब्स। ठीक है, नाउ ग्रांट इन एड्स, इसमें दो तरीके का आएगा। एक स्टैट्यूटरी ग्रांट जो कि आर्टिकल
275 के थ्रू होगा। तो स्टेचुटरी ग्रांट्स वो ग्रांट्स होते हैं जिसमें फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर यहाँ पर टैक्स जो ग्रांट्स होते हैं वो स्टेट को दिया जाता है। ठीक है, तो द रिकमेंडेशन ऑफ फिनेंस कमीशन, तो ये जो होते हैं ये सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं स्टेट को दिए जाते हैं और उतना ही दिया जाता है जितना उनको ज़रूरत होती है। नाउ सेकंड, डिस्क्रिशनरी, आर्टिकल 282, इसका नाम ही डिस्क्रिशनरी, यानी कि ये किसी रिकमेंडेशन पर नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर जिसको जितना मन करे उस हिसाब से ये देती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता सेंटर का कि मुझे इतना ही देना है। स्टेट के पास भी ये हक नहीं होता मांगने का कि आपको इतना देना चाहिए। ठीक है, खैर, अदर ग्रांट्स ये जो होते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए होते हैं, जैसे जूट के लिए और जूट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर कुछ कंसेशन दिए जाते थे कुछ स्टेट को, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा को, जो अब नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज एंड कंसोलिडेट फंड था, ये भी रिकमेंड किया जाता था फिनेंस कमीशन के द्वारा। नाउ फिनेंस कमीशन क्या होती है, ये एक अलग ही चैप्टर ही है, हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। तो खैर यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन है। 280 आर्टिकल में आता है जो कि क्वासी जुडिशरी बॉडी होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कमीशन क्या करता है कि ये सेंटर और स्टेट में किस तरीके से फिनेंस का यानी कि रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये डिसाइड करता है। सेंटर से स्टेट और बिटवीन स्टेट्स यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से ये डिसाइड करता है। ओके, तो इसमें वही आते हैं जो हमारे स्टैट्यूटरी ग्रांट्स थे। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट, तो स्टेट का ये जो इंटरेस्ट है यानी कि उनकी जो लाभ है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। जैसे कि अगर कोई टैक्स या ड्यूटी में अमेंडमेंट करना हो, इम्पोज करना हो, जिसमें स्टेट का भी हिस्सा होता है, तो वैसे बिल को रखने के लिए प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा पहले, प्रियर रिकमेंडेशन जरूरी है। साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर की इनकम पर अगर यूनियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाना चाहती है, यानी खेती से जो आपको इनकम हो रही है उस पर इनकम टैक्स लगाना चाहती है, तो उस केस में भी यहाँ पर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का पहले से। ठीक है, साथ ही साथ जिस तरीके से स्टेट्स को ये रेवेन्यू दिए जाते हैं, ठीक है, जिस मैकेनिज्म का यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, उन पर भी साथ ही साथ कोई स्पेसिफाइड टैक्स और ड्यूटी जिस पर कोई सरचार्ज लगाया जा रहा हो, तो वैसे केसेस में भी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। ओके, नाउ बोरिंग बाय सेंटर एंड स्टेट। देखिए यहाँ पर सेंटर जो होती है वो डोमेस्टिक बोरिंग भी कर सकती है, और सेंटर जो होगी वो डोमेस्टिक बोरिंग भी कर सकती है, और ये फॉरेन बोरिंग भी कर सकती है, यानी कि बाहर से भी लेके आ सकती है। लेकिन यहाँ पर स्टेट जो है वो डोमेस्टिक बोरिंग ही कर सकते हैं, वो बाहर से लेके नहीं आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब डोमेस्टिक बोरिंग सेंटर तो कर ही सकता है, स्टेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, स्टेट कैन नॉट राइज एनी लोन विदाउट कंसेंट ऑफ सेंटर। सेंटर जो होती है वो डोमेस्टिक बोरिंग भी कर सकती है और ये बाहर से भी लोन लेके आ सकती है, लेकिन स्टेट जो होगी ये बाहर से लोन लेके नहीं आएगी। लेकिन आपने कभी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर सड़क निर्माण के लिए इतना लोन दिया, तो कैसे होता है सेंटर को दिया जाता है? एक्चुअली वो सेंटर को नहीं दिया जाता, वो सॉरी मतलब स्टेट को नहीं दिया जाता, वो सेंटर को ही दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए गारंटी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती। ओके, चलिए, इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज़। अब ये एक दूसरे पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती हैं, सेंटर और स्टेट, वो या फिर नहीं लगाती हैं, तो यहाँ पर इम्यूनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कभी नहीं लगा सकती हैं। जैसे कि एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम टैक्स, स्टेट टैक्स, यानी कि सेंट्रल की प्रॉपर्टी जिस पर टैक्स स्टेट नहीं लगा सकती। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर इज एक्सेप्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस इम्पोर्ट बाई स्टेट, यानी कि स्टेट में किसी भी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर वो स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती। खैर इस प्रोविज़न को अगर पार्लियामेंट चाहे तो हटा भी सकती है, सब कुछ को पार्लियामेंट हटा सकती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए, ओके,
लेकिन ध्यान रखिए कि एक चीज़ यहाँ पे, जो कंपनीज या कॉरपोरेशंस होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि पीएसयू एनटीपीसी हो गया, बेल हो गया, सेल हो गया, ठीक है, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब क्या है, ये सब कॉरपोरेट्स हैं। तो ये जो कॉरपोरेट्स हैं, इन पर स्टेट या लोकल गवर्नमेंट जो होगी वो टैक्स लगा सकती है, ठीक है, ये कॉरपोरेट्स होते हैं। नेक्स्ट, अब स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकता, तो स्टेट की जो प्रॉपर्टी या इनकम हो वो उस पर सेंटर नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी या इनकम होगा उस पर सेंटर टैक्स लगा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज नॉट एग्जेप्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन, यानी कि लोकल बॉडी जैसे पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, इनका जो इनकम हो रहा है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून मतलब कि टैक्स लगा सकती है। साथ ही साथ अगर स्टेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हो तो वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून ये टैक्स लगा सकती है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई पीएसयू हो तो अभी क्या होगा, वो कॉरपोरेट होगा, तो वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है। कॉरपोरेशन एंड कंपनीज ओन बाई स्टेट कैन बी टैक्स बाई द सेंटर। इफेक्ट्स इमरजेंसी 352, सारा कंट्रोल किसके पास आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा। तो यहाँ कोई भी रिलेटेड, चाहे लेजिस्लेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, फिनेंशियल हो, ईच एंड एवरीथिंग पर यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो बिना सोचे समझे, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, चाहे वो कोई भी मैटर हो। साथ ही साथ फिनेंशियल इमरजेंसी 360, यहाँ पर देखेंगे कि फिनेंस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो पार्लियामेंट का होता है, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर जो फिनेंस रिलेटेड बिल पास करेगी उसको गवर्नर क्या होगा, रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे बिल जो होंगे वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही स्टेट लेजिस्लेचर में रखे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट, टेंशन एरिया इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टेट और सेंटर के रिलेशन में टेंशन क्रिएट करते हैं, इनके बीच में मतभेद। गवर्नर का अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल, जब जिसको मन किया उसको अपॉइंट कर दिया, जब मन किया तब उसको हटा दिए, ठीक है। डिस्कशनी एंड पार्टीशन रूल ऑफ गवर्नर, गवर्नर निष्पक्ष के काम नहीं करता। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल 356, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट में कोई लोकल गवर्नमेंट होती है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावे, तो वहाँ पर मनमुटाव आपको देखने को मिलेगा। खास करके ये 1950-60s में ये ज़्यादा देखने को मिलता था। डिप्लॉयमेंट ऑफ, खैर लोकल गवर्नमेंट 60s के बाद ही आती है, 60-70s के बीच में काफ़ी लोकल गवर्नमेंट आती है, उस समय देखने को मिला। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसमें आपको फसपा आ जाता है, ठीक है। रिजर्वेशन स्टेट बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे मैंने कहा कुछ फाइनेंस रिलेटेड बिल हो, टैक्सेस रिलेटेड बिल हो। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट्स, जैसे कि जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है यूनियन की जो टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, नीति आयोग पहले जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अब ये क्या होता है, ये भी इंटरफेयर समझती है स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर द पॉलिटिकल पर्पस, आज देख रहे हैं सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या हाल है, ये बोलने, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। गोदी मीडिया जिसको आजकल कहा जा रहा है, दिस इज गोदी मीडिया, क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, नहीं बन रहा है तो हम सीबीआई को भेज दिए, ठीक है। शेयरिंग ऑफ फिनेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, इंक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकते हैं कई तरीके से सेंटर, ये भी हम देख चुके हैं मामलों को। इन सबसे रिलेटेड सरकारिया कमीशन आया हुआ था। तो सरकारिया कमीशन से पहले अगर बात करें तो ये ERC है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, 1966 में चेयरमैनशिप जिनके मोरारजी देसाई थे, इसके बाद हनुमंतैया को चेयरमैन बनाया गया था। तो इन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन पर कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, तो ये कुछ रिकमेंडेशन है, आप पढ़िएगा। इसमें अगेन कहा गया 263, यानी कि 263 की क्या था, इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाए ताकि यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आए ताकि डिस्प्यूट को सोल्व किया जा सके। जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है वो गवर्नर क्या होना चाहिए,
पब्लिक लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी एक्सपीरियंस हो, नॉन पार्टीशन होना चाहिए, किसी पार्टी से बिलोंग ना करता हो, डेलीगेशन ऑफ पावर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द स्टेट, स्टेट को ज़्यादा पावर देना चाहिए, ठीक है। फिनेंशियल रिसोर्सेज भी स्टेट को ज़्यादा देने चाहिए ताकि वो सेंटर पर डिपेंडेंट ना रहे। साथ ही साथ ये जो आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर देते हैं आप स्टेट में जब मन करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब स्टेट रिक्वेस्ट करे तभी आप इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉय करें। लेकिन ये जो भी जितने भी रिकमेंडेशंस आए, इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, ठीक है। तो ये था चैप्टर सेंटर स्टेट रिलेशन, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गया। इसको आराम से पढ़िएगा, अच्छा चैप्टर है, ये याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का। जो बड़े बड़े चैप्टर्स, बड़े इन द सेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनमें से ये एक भी है। ये ऐसा चैप्टर है जो सालों भर न्यूज़ में रहता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।